देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, योजनाओं में दिया भी था इसके पीयूटीजी के बारे में। देखो, भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह, उसी को पीयूटीजी बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से समझना, 4 स्टेटमेंट है, चारों कभी सही होंगे नहीं, ऐसे भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो वो तो होंगे नहीं। और मैंने ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो स्थिर या कम होती जनसंख्या पीयूटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। अरे देखो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, तो ये तो 100% सही होगा, ठीक है, इसके बारे में तो अपने ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अब ध्यान से समझना, ये 2 फैक्ट है, तो 2 फैक्ट में से एक ही फैक्ट सही होगा, ठीक है। देश में अब तक 95 पीयूटीजी आधिकारिक रूप से अधिसूचित है, ये सिंगल फैक्ट है, सिंगल फैक्ट तो गलत होगा, और ये याद रखना 75 है, शायद अभी और को जोड़ दिया होगा, परंतु उस टाइम 75 था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2 फैक्ट तो एक सही होता है, तो ये सही है। दूसरा देखो, पीयूटी देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, तो जब डबल फैक्ट टाइप से दिया रहता है स्टेटमेंट, तो उसका प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा रहती है, तो ये सही है, ये सिंगल वाला फैक्ट तो गलत है। 2 स्टेटमेंट अपने सही हो गए। अब देखो ये वाला, पीयूटीजी की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई है। इस टाइप का वर्ड याद रखना कि जब बहुत कम चांसेस है, थोड़ा बहुत अपने पता है कि हाँ कोंडा जनजाति है, ये कोंडा रेड्डी याद रखना आंध्र प्रदेश की है, इरुलार भी ये शायद केरल की होगी, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं देगा वो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? 3 स्टेटमेंट सही हुए, ठीक है। दूसरा ये चीज़ याद रखना, ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था पीयूटीजी का कॉन्सेप्ट डेबर आयोग के कॉन्सेप्ट पे। डेबर आयोग तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था इनको ऐसे स्पेशली इनका दर्जा देने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी बारी पूछा जा सकता है। जो राम मंदिर का जो डिसीजन दिया गया था वो इसी के तहत ही दिया गया था, आर्टिकल 142 के तहत। ये कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, ये चीज़ याद रखना। जब कहीं पे भी लग रहा है कि जस्टिस सही नहीं हो तो 142 के तहत किया जा सकता है। और देखो भारत के संविधान के संदर्भ में, ठीक है, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, ठीक है, अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? अब देखो आर्टिकल 142 है, निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 से लेके, ठीक है, उसके बीच में है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो नहीं होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, अपन ऐसे जानते हैं, इसको तो काटते हैं, ठीक है। दूसरी बात 142 सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिया है? ये रहा आंसर, यही है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधि से बाध्य नहीं होता। एकदम सही बात है, तभी तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका की तरह कार्य कर पाएगा। और यही क्वेश्चन फिर आगे जाके 2021 में पूछा, तो ये चीज़ याद रखना। ये तो सबाई से तेरे पॉजिटिव बात भी है, पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है यहाँ पे। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, मान लो वित्तीय आपातकाल लग जाएगा उस टाइम, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अरे आपात आर्टिकल 360 की बात है, ये कहाँ पे आर्टिकल 142 काम कर रहा है? गलत, ठीक है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडलों की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, ठीक है, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। ऐसा क्या बात करें? सबको अलग अलग पावर मिला हुआ है। और ऐसे भी देखो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट में जाके देखो कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ही है, और सब देखो फालतू की बात बोल रहा। अब देखो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, आपकी बार भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति आपकी बार जो नई लोकसभा के मेंबर चुन के आएंगे उनको करता है, ठीक है, तो ये वो उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य के विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है, तो वही मान लो लोकसभा विधानसभा दोनों एक ही जैसा रहता है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, एकदम सही बात है। याद रखना, एक तो बजट शुरू होने से पहले करता है, और एक जब नई लोकसभा या विधानसभा गठित होकर आती है तब करता है, तो ये चीज़ याद रखना, एड्रेस करता है, तो ये एकदम सही बात है। आगे देखो,
जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है। ये बात याद रखना। देखो, विधानमंडल भी एक लेजिस्लेचर बॉडी मेकिंग का, वैसे ही लोकसभा भी होती है। तो सही बात है दोनों। अगर यहाँ पे राज्यसभा बोलते तो अपन एक बार डाउट करते, ये दोनों एक ही चीज़ है। एकदम सही बात है, दोनों सही है। तो ये चीज़ याद रखना, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें, क्योंकि लोकसभा में नियम कानून बनते हैं, कानून बनते भी, अरे तो विधानसभा में यही काम होता है उसका। अब देखो, दो नंबर ऑप्शन सही थे सर इनके। हाँ, दोनों सही है। क्यों, इसमें क्या गलत लग रहा तुम? सही तो है। हर किसी नियम का पालन, भाई स्वाभाविक सी बात है, उसमें तो सेम प्रोसीजर काम होता है ना। तो उसमें अगर मान लो किसी का नियम नहीं बना हो तो वो लोकसभा का फॉलो कर सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? जनरल स्टेटमेंट है वो। अब देखो, ध्यान से देखना। देखो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। क्या बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और यहाँ पे समुद्र, ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती जोड़ रहा है, ये गलत है। कन्वेंशन हो तो भूमि पे लाओगे ना, समुद्र पे भी, वायु मार्ग पे, हर जगह पे, तो गलत है, कुछ अलग ही चीज़ है कुछ। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, एक चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे इन दोनों में भी आप देखना, UNCAC अब तक का सबसे पहला विदित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोध लिखित है। ठीक है, अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब दूसरी बात देखो, ये दोनों में से एक ही सही होगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे इसके इन दोनों में से एक सही होगा, क्योंकि मैंने बोला था जहाँ इंटरचेंज कर देगा, तो एक जगह इंटरचेंज करेगा, दोनों जगह तो करेगा नहीं। अब देखो, राष्ट्रपात संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका, अब देखो यहाँ से, लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। अब ये देखो, इलॉजिकल बात बोल दी यहाँ पे। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अपना बनता है कि देखो ये दो संस्थाएं दी हुई है अपने, तो मैंने कितना बोला, जब भी इस टाइप का दिया रहे तो इंटरचेंज करने प्रोबेबिलिटी रहता है। अब देखो, अपने पास ये दो चीज़ है, UNACAC है और एक UNTOC है। अब पक्का है, ये पक्का यहाँ पे इसकी जगह इसका दे दिया है इन्होंने, एक विशिष्टता है। यहाँ देखो, ये हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज देयर इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड रिटर्निंग एसेट टू देयर राइटफुल ओनर्स फ्रॉम हू दे हैव बीन टेकन। पहली बात मुझे बताओ, तुम कैसे पता कर पाओगे? पता ही नहीं कर पाओगे किस चीज़ के लिए हुआ है, किसको तुम स्पेसिफिक लौटा सकते हो, कभी नहीं लौटा सकते। ये चीज़ याद रखना। मुझे बताओ, जैसे मान लो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट अधिकारी करप्शन करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो क्या वो जिनका पैसा खाए उनको लौटता है क्या? कभी नहीं लौटता। ये लॉजिकल बात है, गलत है। ठीक है, तो ये गलत है और ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो, हैंड लगा के जोड़ रहा है, ज़बरदस्ती जोड़ते जा रहा है, वो गलत होगा। ये सही हो गया। अब आगे देखो, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य द्वारा UNCAC UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिसूचित है। हेल्प कर रहा है, एक परसेंटेज भी हेल्प करेगा तो एकदम 100% सही होगा। तो ये सही है, तो दो स्टेटमेंट सही होंगे। अब देखो, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। भारत वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। अरे नहीं, इसके तहत क्या हुआ था, जब अमेंडमेंट हुआ था, याद रखना ये चीज़ कि मतलब जो ये होता है बांस का होता है ना, आप अपना खेती कर सकते हो और उसमें काट के उसका कर सकते हो आप, पर जंगल में नहीं काट सकते। ये गलत है। स्वाभाविक बात है, जंगल में कब से पेड़ काटने लगे अपन, वहाँ नहीं काटेंगे तो पेड़ की जगह फिर और कुछ काटने लग जाएंगे। अब देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आगे रिपीट होगा 2021 में भी। अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। 100% सही है।
अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों गौण वनोपजों के स्वामित्व की अनुमति देता है। एकदम पॉजिटिव चीज़ है, दोनों के दोनों सही है, 100% सही होंगे। ये देखो उस टाइम केरल में एक चला था हाजिया करके, ऐसा करके एक लड़की थी, उसके नाम पे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने। ठीक है, ध्यान से देखना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के इस व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण देता है? आर्टिकल 25 में धर्म वर्म की बात की गई। कौन है, म्यूट करो अपने साइड से। आर्टिकल 25 में धर्म वर्म की बात की है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के राइट्स की बात करता है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी इसी के तहत आया। इंडिविजुअल चॉइस का अधिकार इसमें है। आर्टिकल 21 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, ठीक है, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है? अरे नहीं, जैव प्रक्रिया को कैसे करा सकते हो आप, बीज को करवाओ ना, जैव प्रक्रिया को कैसे करा सकते हो? ये तो प्रोडक्ट है, आप इसकी प्रोसेस को कैसे करवा सकते हो? अरे नहीं, बहुत बाहर की कंपनियां इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं। याद करो, इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। और ऐसे भी 3 फैक्ट एक सही होगा। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। अब देखो ये चीज़ याद रखनी, इन तीनों में 1 और 3 में कॉन्ट्राडिक्शन। देखो ये तो ऐसे गलत हो गया। भारतीय पेटेंट अधिनियम से किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। अब ये पढ़ो, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र ही नहीं है। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में एक ही सही होगा, तो ये सही है। तो ओनली एक स्टेटमेंट सही होगा। दूसरी बात 3 फैक्टर तो एक ही सही होगा, याद रखना ये चीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। ये कुछ देखो, ये है पेटेंट वाला, ये बहुत साल आगे भी रिपीट होगा। ये देखो, ये हर बार क्वेश्चन आता है। इससे पहले वाला ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा इनके बारे में। अब ध्यान से देखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। ध्यान से समझना ये चीज़, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता को, ये तो यहाँ तक तो सही है। और अब देखिए जबरदस्ती जोड़ रहा है, और इसे हासिल करने की प्रक्रिया, अच्छा ठीक है, देखो फिर और लगा के जोड़ रहा है, और रीति का विवरण देता है। विवरण कब से देने लगा? अरे याद रखना एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब आप लेजिस्लेचर में जाओगे तो याद रखना, जब कानून बनता है ना, तो कानून में ओनली बुलेट पॉइंट लिखे रहते हैं, फिर उनको आगे भाई कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, याद रखना। उसका डिटेल जो प्रोसीजर है वो कानून में नहीं दिया होता है। नियमावली बनानी पड़ती है, उसके बाद में वो डिटेल नियम होता है। गलत है, एक्ट में से नहीं दिया होगा। एक्ट कोई 1000 पन्नों का सेल ही होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब दूसरी बात है, जबरदस्ती एंड लगा के बहुत लंबा कर रहा है, विवरण देना ऐसे गलत है, विवरण नहीं दिया जाता। आगे देखो, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। ये तो एकदम सही बात है, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, इसमें पर्यावरण संरक्षण की तो बात है, एकदम 100% सही होगा। अब आ जाओ इधर, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो जाएगा। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अपशिष्ट उत्पादों को 5 डाटा है, गलत होगा, ठीक है, सोचना नहीं है। यह नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे। गलत, एक्सट्रीम वर्ड दिया, सारा गलत होगा। अब आ जाओ इधर, देखो इधर पकड़ा करो, इंग्लिश में पकड़ में आ जाता, द रूल्स, इन दोनों में से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, ये यहाँ पकड़ो, मैंडेटरी वर्ड याद रखना, मैंडेटरी वर्ड गलत होता है, तो आंसर अपना ऐसे सी आगे। अब देखो, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और बेरोजगार मानदंड उपलब्ध। अब देखो मैंने बोला था ना, नियम लिखे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है एकदम एक्सप्लेनेटिव फॉर्मेट में। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मैं बोला था ना, देखो 2 क्वेश्चन एकदम जुड़े हुए रहते हैं और हमेशा एक दूसरे का 58 59 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये एकदम सही बात है। अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाए। क्या बात कर रहे हैं? मैंडेटरी वर्ड इज नेगेटिव वर्ड, फोर्सेबल किसी पे आप ये नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। और फिर बारह बता रहे छोटी छोटी चीज़ें पकड़ो। अब देखो मैंने इसी में जो कॉन्सेप्ट बताया वो इसी में लग गया। अब देखो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम। अब देखो ये भी नियम है, ध्यान से समझना, नियम है, नियम में डिटेल में लिखा रह सकता है। यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है। बस भाई मतलब रूल्स को अगर टाइट करके रखोगे तो थोड़ा कठिन होगा, नॉर्मल कर दोगे तो हो जाएगा, छटनी करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एकदम सही बात है ये तो। अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। एकदम सही बात है। अस्थायी कामगार है वो ऑलरेडी पहले, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जो ये काम करते हैं ना स्विगी पे, इन पे गिग वर्कर, तो उनको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। आज भाई हमारा काम नहीं है, चलो जाओ बाय बाय टाटा, तो सही है, नॉर्मल बात है। अब ध्यान से समझना, सेवा क्षेत्र तो सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंक, ये सब सारी चीज़ें आती है। बस सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था, तो कहाँ पे बैंक की बात कर रहा है, यही आंसर है। अब मैंने बोला था जहाँ एक्स्ट्रा लिखा रहता है तो आंसर आने का मतलब ये चीज़ समझो, मैं ऐसे नहीं बोला पर ये चीज़ समझो। अरे सर्विस सेक्टर की बात कर रहा, सर्विस सेक्टर में कौन आएगा, बैंक आएगा ना। और यही क्वेश्चन आगे जाके 2-3 बार आएगा, अग्नि बैंक योजना वाला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सर्विस सेक्टर पकड़ना था और कुछ नहीं, उसी से आंसर आता। फिर दूसरा ओड इवन से भी पकड़ सकते थे आप, ठीक है। दूसरी बात इधर देखो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो, ये प्रोग्राम है, ये मिशन है, स्कीम इन दोनों में से होगा। अपने पता है सर्विस सेक्टर से ही आता है महात्मा गांधी में, तो मैन्युफैक्चर सेक्टर में आता है। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। इंग्लिश में देख लिया करो, बहुत फ़ायदा मिल जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन 2018 में भी आया था, तब मैंने बोला था आगे क्वेश्चन आएगा ही। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। भारत में गौण खनिज प्रबंधन के संदर्भ में देखो, एक होता है मेजर, तो मेजर याद रखना कि हमेशा यूनियन के तहत रहता है। एक होता है माइनर, जो माइनर स्टेट के साथ में हाथों में रहता है। तो ये किसकी बात कर अपने को, माइनर, तो ये स्टेट के हाथों में रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना। इस देश में विद्वान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, एक वर्ड याद रखो, सही है 100%। और मैंने क्या बोला, जो माइनर रहेगा वो किसके हाथों में, स्टेट में। बस अब यहाँ से अब देखो ये तीनों सही होंगे नहीं। गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। अब देखो यहाँ तक तो सही है, किंतु अब देखो बट लगा रहा, गलत बनाएगा। गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र के पास में, एकदम गलत। अरे सारी पावर इस माइनर के बारे में याद रखो, रेत के संबंधित जितने भी है राज्य सरकारों के हाथों में होता है। चलो ठीक है, अब देखो दूसरा पढ़ो। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने शक्ति राज्य सरकारों के पास। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ बोला केंद्र सरकार, यहाँ बोला राज्य सरकार, तो दोनों में से कॉन्ट्राडिक्शन, तो एक से जरूर सही होगा। जब ये सही है तो दो सही हो गए। अब अपने को टेंशन लेना ही नहीं है कौन सा सही है, ये अपने को पता दो में से एक सही होता है। तो ये देखो नए पैटर्न में फ़ायदा है। अरे छोटी छोटी चीज़ें पकड़ा करो, यही ऑब्जर्वेशन वाली बात है इस एग्जाम में। अब इसके लिए इंग्लिश पढ़ो। मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट इज ओन बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। क्या बात कर रहे हैं, गलत। अरे प्राइवेट सेक्टर का भी तो डेप्ट होता है। ऑल इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। क्या बात करें, पौंड में भी लेते हैं अपन, सब जगह उधार लेते हैं, दोनों गलत है। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी, देखो यही मैं बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में पढ़ लिया करो, यहाँ नहीं समझ में आता। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में। क्या बात करें, गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये पकड़ा करो, अधिकांश, ये ठीक है। तो आगे याद रखना। अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बेसिक जो पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन है ये। देखो, भारत में किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, उसका एसेट नहीं है, तो इसका मतलब जो लाइबिलिटी क्रिएट करता है।
अब मुझे बताओ, जो आप जमा कराते हो वो बैंक के लिए एसेट नहीं होता है, बैंक को आपको देना है, उस उल्टा उस पर ब्याज भी देना होता है, वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। आंसर यही आएगा। तो ये चीज़, निवेश तो बैंक के लिए एसेट होता है, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा ये भी जो है उसके लिए वो होता है। याद रखना, तीनों, ये भी अग्रिम जो होता है ये भी एसेट होता है। जमा याद रखना बैंक के लिए एसेट नहीं होता है, ये उल्टा उसके लिए लाइबिलिटी है। अब देखो ध्यान से देखना, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो तीनों तीनों तो ऐसे सही नहीं होगा। मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में किन किन कारकों का योगदान है। अब देखो, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करना है, ठीक है, तो डॉलर वॉलर की प्रॉब्लम है, यही सेम क्वेश्चन 2021 में आएगा। अब देखो, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन को, ये तो बहुत अच्छा है, डॉलर आएगा इससे, तो ये तो पॉजिटिव है, फायदा है। सरकारी व्यय का बढ़ने का, अरे ये तो नेगेटिव हो जाएगा, अपन मान लो इम्पोर्ट बढ़ाने लग जाएंगे, तो उल्टा डॉलर जो मुद्रा संकट है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। गलत। विदेश से भारतीय द्वारा भेजे गए धन, ये भी सही बात है, सिर्फ डॉलर आएगा, तो एकदम दो स्टेटमेंट सही होंगे। तो ये चीज़ याद रहा, मुद्रा संकट मतलब डॉलर वॉलर की कमी, तो डॉलर किससे आएगा, ये दोनों अप्रोच से डॉलर आएगा, इससे सरकारी व्यय बढ़ेगा, तो सरकारी व्यय बढ़ेगा तो याद रखना इससे तो अपन इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, तो इम्पोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर कम होगा ना उल्टा, क्योंकि अपने को डॉलर में चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना, और ये मनी सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट कभी गलत मत करके आना। अब देखो, निम्नलिखित में किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये याद रखना सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राज्यपाल के लिए, याद रखनी चाहिए। राज्यपाल का एक और बना था इससे रिलेटेड, कुंची आयोग भी बना था, तो उसने भी राज्यपाल को लेके दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अरे थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, इतना सा तो होना चाहिए, आपके बेसिक नोट्स में ही मिल जाएगा ये, तो राज्यपाल वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ मिल जाएगा ये। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ नहीं समझ में आ गया इंग्लिश में पढ़ो। नोट तो आंसर इन दोनों में से ही होगा, ठीक है, सी और डी में से। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी करना पड़ता है। अरे नहीं तो ये नहीं, वचन पत्र 9 सहभागिता। अरे देखो वो ये यहाँ हिस्सा बनना चाहते हैं, हिस्सा मतलब पार्टिसिपेशन, आंसर याद रखना ये चीज़। देखो इंग्लिश में पढ़ो, पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी नोट। ऐसे भी स्टैटिक क्वेश्चन तो डी आंसर, ऐसे भी उधर पढ़ लिया करो। ये देखो दोनों सेम है, नोट तो इन दोनों में से आएगा, ये दोनों तो ऐसे गए। प्रोमिस इसलिए वादा बाजार इसलिए बात कर रहा है, पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, पी नोट भी बोलते हैं, याद रखना इसी को ही। अब देखो, विधि के अनुसार कोई भी लॉ है, कानून है, उसके तहत प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। एकदम सही बात है, ठीक है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसमें कोई इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये देखो, ये इसमें गलत है, क्या गलत है ध्यान से देखना। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। देखो ये मैंडेटरी वर्ड इज नेगेटिव वर्ड, ये तो ये ऐसा हो गया, ये ज़बरदस्ती आदमियों को पकड़ के लाएंगे, ये तो गलत हो गया ना। मैंडेटरी इज नेगेटिव वर्ड, याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना, भारत में दूरसंचार, ठीक है, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्रक्षण निम्नलिखित में से कौन कौन करती है, ठीक है। तो ये 2, 3 और 5 होगा, ध्यान से देखना, इसमें ऑड इवन पकड़ना है। देखो पुनरीक्षण का काम तो स्वाभाविक सी बात है, संसदीय कमेटियाँ होगी, उन्हीं को दिया जाएगा। उसके अलावा अब देखो मुझे बताओ, फाइनेंस कमीशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वित्त आयोग का काम क्या है, सोचो, आर्टिकल 280 के तहत बना है, वो राज्यों का बंटवारा करता है, ये सब सारे काम है उसका, इसका क्या काम है। नीति आयोग कब से करने लगा, ठीक है।
अरे वित्तीय क्षेत्र सुधार आयोग, आयोग रिकमेंडेशन के लिए बनता है, काट दो यार। देखो एक ही ऑडियो में पकड़ो, ये देखो ध्यान से समझना, आयोग आयोग आयोग। और मैंने कितने बार बोला आयोग रिकमेंडेशन के लिए बनता है, गलत। समितियाँ समितियाँ, हाँ ये दोनों सही हो गए, यही आंसर है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ संसदीय विभाग संबंधी। और मैंने कितने बार बोला डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट, बॉडियाँ नहीं रहेगी स्वतंत्र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऑडियो से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को आराम से। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 1 2 3 नन ऑफ दी अबो भारतीय पंचायती योजना संदर्भ में, ठीक है चलो ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको, तीनों फैक्ट है, अपन ऐसे तो 3 में से 1 देखेंगे अपन, देखते हैं। मैंने बोला तो उद्देश्य कभी गलत नहीं देता, तो ये तो सही है। चौथी पंचायती योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। एकदम सही बात है, याद करो पीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, एकदम सही बात है। 42 का में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आया था उसी दौर में, ठीक है, ये तो सही है। अरे ऐसे उद्देश्य मैंने बोला था ना, उद्देश्य कभी गलत नहीं देता यूपीएससी। अब देखो आगे देखो, ये तो सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों प्रतिस्थापन के दर दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया था, एकदम सही बात है। इंडस्ट्रियल प्लान सब सारा इसी में आया था, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, दूसरे में अपन ने जैसे भिलाई पावर प्लांट लगाया, रावत बाटा, ये सब सारी चीज़ें लगाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया अपन ने, एकदम सही बात है, ये सही है। 2 स्टेटमेंट सही हो गए। अब ये देखते हैं, इतना से तो पढ़ा हुआ भी होगा ऐसा नहीं है। अब देखो ये क्यों गलत है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार, अब देखो ये गलत है, इस टाइप का वर्ड हमेशा गलत होता है, ध्यान से सुनना। 5वीं में नहीं, पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना के अभिन्न अंगों के रूप में शामिल किया गया। अरे नहीं, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत है। पहली बार ये इस टाइप का, ये गलत होगा, ठीक है। 2 स्टेटमेंट सही होगा, तीनों तो ऐसे भी नहीं होगा। और मैंने बोला था ना उद्देश्य याद रखना, मोस्टली सही दिया रहता है। अब देखो यहाँ पे आपको पकड़ना था, ये तीनों फैक्ट है। एशिया आधारित संरचना निवेश बैंक, अब देखो एशिया है, ध्यान से समझना कि निम्न संदर्भ में ध्यान से देखो। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, ये देखो एआईबी के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है, और ये बोला एआईबी में एशिया से बाहर का कोई भी सदस्य नहीं है। अब देखो ध्यान समझना, एशिया में पहली बार 54 के समथिंग कंट्री है, तो मुझे बताओ अगर 80 कंट्री होगी तो सभी से बात एशिया का तो बाहर होना ही पड़ेगा, तो इन दोनों में से तो एक ही सही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एआईबी में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है, क्या बात कर रहे हो, भारत, चाइना कहाँ जाएगा, चीन ही है सबसे बड़ा शेयरधारक, गलत। तो ये गलत हो ही गया, ये सही है, तो ये चीज़ याद रखना, इन दोनों में से एक सही होगा ही, ठीक है। ये ऐसे गलत है कि चाइना को हमेशा याद रखना, और चाइना भाई जब यूएन में हर जगह वो सबसे भारत से ऐसे आगे है, तो ये यहाँ पे पीछे क्यों रह जाएगा जब वो इसका मेंबर है तो। अब आगे देखो, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था, तो ये एनपीए की समस्या से निपटने का था। अब देखो ध्यान से समझना, ये पकड़ो 50 करोड़ आंसर इन दोनों में से आएगा, ये तो ऐसे कट गए। भारत सरकार राजकोष से घाटे और चालू, क्या बात करो, यहाँ बात कर रहा है वित्तीय संस्थाओं, बैंक और वित्तीय संस्थाओं, केंद्र राज्य सरकार, अरे नहीं। अब आता है 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदन के मामले में स्वतंत्र नियामक रूप में करेंगे कि नहीं, 50 करोड़ या अधिक के दबाव युक्त, हाँ एनपीए। स्टेट एसेट का जो संघ उधारी कंस्ट्रक्ट, अब देखो उधार, यहाँ ध्यान समझना, ऋणदाता देखो कहाँ बात कर रहा है, उधारी, ऐसे स्टैटिक पार्ट डी आंसर, ये पकड़ो बन तो के अंतर्गत अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना, उद्देश्य पूछा है तो यही तो होगा, टारगेट 100% डी। ऐसे पता लग रहा था, 2 ऑप्शन देखो, मैं फिर बताऊँ, ये इन सिमिलर पकड़ा करोगे। अब देखो यही क्वेश्चन 2022 में आएगा, यहीं से डायरेक्ट सोल्व हुआ था वो 2022 वाला क्वेश्चन, इतना मुझे पता था, उसी से हो गया था। देखो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, बैंक कहाँ पे दिया है बैंक, ठीक है, कि अध्यक्ष को चयन कौन करता है, रिजर्व बैंक कब से करने लगा, केंद्रीय वित्त में, नो, संबंधित बैंक बोर्ड ब्यूरो। और यही याद रखना, आपकी बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बैंक ब्यूरो को हटा दिया गया है, इसकी जगह और एक नई संस्था आई है, तो पढ़ लेना कौन सी है।
वो 2-3 साल इससे क्वेश्चन पूछा, आगे भी पूछा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक होगा तो रिजर्व बैंक तो करेगा नहीं, बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा, सब एक सी बात है। अब आ जाओ इधर, देखो 1 2 3 दिया हो। अब देखो अपने पता 3 तो कभी से नहीं। अब ये पढ़ो, पीजीएनआर बारे का एक कार्य है गैस के लिए प्रतियोगी बाजार सुनिश्चित करना। एक जनरल स्टेटमेंट याद रखो, एक वर्ड हमेशा सही होता अपना। आगे देखो, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। सही बात है, इसमें इतना ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम निकाय है नहीं। अब ये चीज याद रखना, ये कौन है? ठीक है। बोर्ड, ये जो बोर्ड होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। ये कौन बता दिया तुम्हें? अरे प्रथम निकाय इसलिए बोला है, प्रथम रेगुलेटरी बॉडी। क्या बात करो, इससे पहले कितनी बॉडियां बन चुकी है। अभी सोचो ना, ये गलत है यहाँ पे, समझ में आया? तो ये गलत है हमें, तो वो नहीं है। तुम बोर्ड का काहे लगा रहे? प्रथम नियम बता रहे, पहली ही रेगुलेटिंग बॉडी यही है, तो ये तो गलत है ना। अब देखो, मैंने कितनी बार बोला, जहाँ पे भी दो टेक्नोलॉजी के डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी देखो, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LT लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट के बीच अंतर क्या है? अब ध्यान से समझना। हमेशा मैंने बोला कि जब भी डिफरेंस करने के बारे में बोला तो पक्का इंटरचेंज करता है। अब देखो, LT को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्ट को साधारणतः 3G के रूप में। अरे नहीं, गलत। ये भी 4G है, ये भी 4G है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे गलत, ये डाटा दिया था, ऐसे भी गलत होगा ये तो, ठीक है। अभी इधर में आ जाओ, LT डेटा अनलॉक तकनीकी है, ठीक है, और वोल्ट जो है वॉइस अनलॉक तकनीकी है। नहीं, ये भी गलत है, इसमें पक्का इंटरचेंज किया है इसने, ठीक है। डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, तो इसलिए भी गलत है। ये तो इसमें डाटा दिए है, 3G की जगह 4G है। और मैंने कितनी बार बोला, देखो इस टाइप क्वेश्चनों में डी आंसर आ रहा है, जहाँ डिफरेंस कह रहा है। 2023 में भी यही हुआ था, बरमौज उसके बारे में पूछा था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपके 2023 में है। अगर इसके बारे में तुम्हें आइडिया होता तो उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे आराम से। अब देखो, ये भी 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट है तो एक सही होगा। अब देखो ध्यान से देखना, मातृत्व तो है लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो ध्यान से देखना, 3 फैक्ट है तो एक ही सही होगा, ये तो सही है, छोड़ो। गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। पहली बात तो याद रखना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है या ऑर्गेनाइज सेक्टर होती है उसी में ही होता है, ठीक है, पहली बात। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। दूसरी बात, जो प्रेगनेंसी के बाद भी वो 6 महीने कभी भी ले सकती है छुट्टी, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि 3 महीने पहले 3 महीने बाद में, नो, गलत। आगे देखो, शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 6 बार डाटा है, गलत होगा, अनिवार्य एकदम गलत। पहली बात ये 4 बार ही जाना अलाउ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्रेच बनाया जाता है वहाँ पे। 2 बच्चों महिलाओं के न्यूनतम हक मिलेंगे, ये पॉजिटिव याद रखो। 2 चाइल्ड पॉलिसी है तो भारत 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करा, तो ये सही होगा, सब बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे भी 3 फैक्ट में से एक फैक्ट सही होता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा निकालता, अपने पहले भी क्वेश्चन आया था। अब देखो ध्यान देखना, कौन सा एक विश्व बैंक के अनुसार कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? अब मैंने कितने बार बोला, देखो जहाँ नहीं है आंसर ए आता है। मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोला, ऑब्जर्व करो, होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, पर मैं एक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, अपन तो दूसरे और मेथड से करेंगे, ध्यान समझना। देखो इसे इंग्लिश में आ जाओ इधर, मुझे बताओ, मेंटेनेंस एंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये सरकार का काम है, मुझे बताओ। ये कम से होने लगा। पेइंग टैक्सेज, हाँ, अगर अच्छे से को टैक्सेज दे रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी अगर अच्छा है, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, ये अच्छी बात है, ये हो गया ना। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका है राज्य के, या मान लो कि केंद्र सरकार के हाथों में। इससे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे नाप सकते हो?
अरे ये उसका सूचना नहीं, करों का भुगतान कैसा हो रहा है, संपत्ति पंजीकरण कराना कितना ईजी है, निर्माण परमाणु संबंधी कार्य योजना, ये तीनों, इसके 10 फैक्टर ऐसे कुछ है, याद रखना। ये लॉ एंड ऑर्डर का काम जो होता है गवर्नमेंट का होता है, तो वो उसमें कैसे आ जाएगा, उसके सूचकांक में कैसे आ जाएगा वो तो फिर नेगेटिव इमेज शो करेगा ना भारत के बारे में। अब देखो यही क्वेश्चन 2021 में आया, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट, विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादकदायित्व। अब देखो इसका मतलब ये है, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है उसको वापस से रिकलेक्ट करने की। तो भाई सब ऐसी बात पता होना चाहिए अभी किसके बारे में चल रहा है सब, ये अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। और यही क्वेश्चन आगे भी आएगा, RRR वाला जो क्वेश्चन है वो 2021 वाला, उसमें यही था। दूसरी बात देखो, ये पकड़ो 2 ऑप्शन इन्हीं में से आएगा, फूड सिक्योरिटी में सही होता है जिम्मेदारी, ये अपशिष्ट प्रबंधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सेम सिमिलर से भी पकड़ना, 2011 आंसर इन दोनों में से ही आएगा। और अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ई वेस्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई वेस्टेज याद रखो गलते भी नहीं है, तो इसी में इसलिए जिम्मेदारी होती है, याद रखना। जितने हार्डवेयर कंपनियाँ होती है वो खुद बोलती है कि हमारी रीपरचेज का होता है, जैसे आप लैपटॉप है तो आप लैपटॉप वापस से बेच भी सकते हो उसी कंपनी को, उनकी जिम्मेदारी होती है ये विस्तारित उत्पादक दायित्व, याद रखना इसी। अब देखो भारतीय खाद्य निगम FCI के बारे में पूछा है। अब ये है ना NCERT क्वेश्चन है 9th क्लास का इकोनॉमी का। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों के आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, अब क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल होता है। अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, देखो इधर आओ, ऐसे तो यहाँ से भी दिख रहा है इन दोनों में से आंसर होगा, ये कैसे गया काम से, ठीक है। अब अपने को देखना इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये तो सही है, ये तो दोनों में दिया हुआ है। वितरण लागत या गोदामों के प्रभार, अरे नहीं वितरण लागत डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी तो होगी जब FCI में, यहाँ देखो ध्यान से बताना। पहली बात तो यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है इसको, ठीक है, स्टोरेज किया जाएगा जब इसको मान लो भिन्न भिन्न राज्यों में भेजना, जिलों में भेजना है, तो उसकी भी तो एक कॉस्ट लगेगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ना कि गोदामार को प्रभार। अरे वो तो सरकार के होते हैं, उसमें कौन सा टैक्स लगने वाला है, वो तो भारत सरकार के बनाए होते हैं FCI के, इस पर रखने का कोई चार्ज सही लगता है, पर हाँ इसको जब भेजोगे तब तो चार्ज लगेगा। सी आंसर, याद रखना ये चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आती है। और ये अब देखो ये क्वेश्चन, ये NCERT का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है ना आगे जाके ये सोशल कैपिटल इथिक्स में क्वेश्चन बना है 2020 या 21 में, तो ये चीज़ याद रखना, PT के क्वेश्चन मेंस में, और मेंस के क्वेश्चन PT में आते हैं, जाके देख लेना 2021 या 22 के पेपर में है, सोशल कैपिटल के इथिक्स में क्वेश्चन पूछा था UPSC ने। किसी भी देश के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस उस देश को सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। कहाँ पे समाज की बात कर रहा है, सोचना ही नहीं है, तो मेरा उस टाइम भी सही हुआ था ये। फिर ये पकड़ो, ये हकीकत है, देखो सामाजिक पूंजी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर। अब देखो इसको क्यों बोला जाता है वो समझ लो। देखो जिस भी समाज में, ध्यान समझना, एक दूसरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है, सामंजस्य है, बैलेंस है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब जैसे मान लो जिस समाज में नहीं है तो वहाँ पे क्या होंगे, दंगे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और याद रखना किसी भी देश में जहाँ पे अनस्टेबल है वहाँ पे कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये उस सेंस में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये पकड़ा करो, ये देखो सोशल है, कहीं पे भी नहीं दी है, कहाँ दिया समाज के बारे में। अब बताओ इधर भारत के संविधान के संदर्भ में, ठीक है, किसी भी केंद्रीय विधि को, ठीक है, संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट कर सकता है, पर याद रखना संवैधानिकता की जांच करना वो ओनली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, पर नैन वॉइड करार कर सकता है, उसका ऐसा कोई वो नहीं है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन ऑफ द डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इनवैलिड। अरे कर सकता है, क्या बात करे, क्यों नहीं कर सकता, पर याद रखना उसे जांच करना उसका काम होगा। याद रखना ये 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था ये वाला प्रोविजन, ठीक है। आगे देखो, भारत के
अब देखो यार, मैं बोला ही था इस टाइप को जब नोट दे देता वो गलत होता है, तो ये चीज़ याद रखना। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। तो एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्या बात कर रहे हैं। फिर रिव्यू कैसे करेगा फिर सुप्रीम कोर्ट? संवैधानिक अरे वो याद रखना कि पुनरावलोकन है ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो करेगा 100% करेगा। अब देखो मैंने बोला था जब भी एक इस टाइप का दिया होगा तो एक में एक्सप्लेनेशन करेगा। अब ये नहीं यहाँ पे पीपीपी को एक्सप्लेन कर रहा, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। ये एक्सप्लेनेशन ये कभी भी गलत नहीं होगा। पीपीटी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी, ये डाटा है तो गलत होगा 100%। भारत थर्ड थी, याद रखना ये चीज़। ये डाटा है इसलिए गलत हो गया, ये एक्सप्लेन कर रहा है ये सही है। अब मैंने बोला था एक डाटा है एक जनरल स्टेटमेंट, तो एक सही होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आगे 2-3 साल लगातार आएगा, खरीफ की फसल वाला। अब देखो ध्यान से लॉजिक से पकड़ना, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। इंग्लिश में आओ, इधर देखो 1 2 3 4 चारों तो ऐसे सही नहीं होंगे। अब देखो विद द रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 साल की बात बोल रहा है, ये पकड़ो पहला। एरिया अंडर शुगर केन्स कल्टीवेशन हैज स्टीडली डिक्रीज। क्या बात कर रहे हो यूपी में तो अभी भी जाओ कितने हो रहा है, ये तो स्टीडली डिक्रीज है, तो बहुत गलत हो गया। ठीक है आगे देखो, एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। ठीक है, और मैंने कल भी बोला था याद करो 2019 इसी पेपर में क्वेश्चन आया है जिसमें सबसे ज़्यादा भारत निर्यात कर रहा है, तो ये तो सही है, एकदम सही बात है। आगे आ जाओ, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द ज्वार इज मोर देन दैट द ऑयल सीड। क्या बात कर रहे हो चलो ये तो हिंदी में समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर केन्स। अब इधर आओ, चलो छोड़ो, वहाँ से ये पकड़ना था, ये गलत है। ठीक है, अब देखो ये वाला पकड़ना, जवार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। क्या बात कर रहे हो भाई, तिलहन सोचो, सरसों, इसमें सरसों भी आ जाएगी, तिल आ जाएगा, कितने हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा। अरे ये बोला इसका से, अरे यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है वो गलत होता है। अरे सिर्फ जवार जो है छोटा सा, कहाँ अपन ज़्यादा यूज करते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में तो उगता है ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट गलत, तो 2 सही होते हैं। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ये तो उसी क्वेश्चन में है। अरे सिर्फ धान देखो, छत्तीसगढ़, एमपी, इधर पंजाब हरियाणा में भी उगाया जा रहा है, बिहार, झारखंड, इधर ये अपना वेस्ट बंगाल में, हर जगह उगता है, तो ऐसे ही हो गए, सही है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती क्षेत्र की तुलना में अधिक है, एकदम सही बात है, याद रखना। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कपास का एरिया बहुत ज़्यादा है। गन्ना तो बहुत स्पेसिफिक एरिया में, यूपी में है, थोड़ा बहुत उधर है। ठीक है, तो ये चीज़ रखना, 2 स्टेटमेंट सही। अब आ जाओ इधर, अब देखिए ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किसका एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? याद करो, वनस्पति तेल। अरे मसाले तो भारत प्राचीन काल से एक्सपोर्ट करते आ रहा है, ताजे फल भी भारत एक्सपोर्ट करता है, दलहन भी भारत एक्सपोर्ट करता है। क्या बात करो, वनस्पति तेल जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ से मंगाया जाता है, मलेशिया से, इसीलिए तो वो हुआ था। देखो जो 2 ऑप्शन तो आप आराम से काट सकते हो अगर आपने बेसिक भी पढ़ा हो। दलहन और वनस्पति तेल, याद रखना वनस्पति तेल भारत में नहीं उगता है, इसीलिए तो 2021 में फिर क्वेश्चन पूछा वापस से यूपीएससी ने, यही क्वेश्चन कि कोस्टल एरिया में इसको लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि मलेशिया से झगड़ा चल गया था भारत का, वहीं से सबसे ज़्यादा मंगवाते थे, तो भारत उसको चेतावनी देना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, इंग्लिश में पढ़ो इधर। अब फिर 12 बता दो इंग्लिश में, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक गया, अब इन्हीं में से आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है। ठीक है, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित किस एक को आप स्वतंत्रता सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में, मतलब सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। अरे आप स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं होता है कि आपको बस तानाशाह से बचाया जाए, गलत बात। नियंत्रण का भाव, अरे नहीं, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, फिर तो आतंकवादी बन जाओ आप ये गलत है ना, ये नेगेटिव है। समय को पूर्णतः विकसित करने का अधिकार, ये एकदम सही है, एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ डायरेक्ट। अरे भाई समय की बात, आप सेल्फ का डेवलपमेंट कर सको, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है स्वतंत्रता का। और ये हमेशा याद रखना, डी तक जाया करो ऑप्शन में।
अब देखो मोस्टली जिन क्वेश्चनों का आंसर डी तक जाता है स्टैटिक पार्ट वालों का, ये ऑब्जर्व करो, मेरा ये मानना जहाँ 70 से 80% क्वेश्चनों का आंसर डी तक जाता है और नए क्वेश्चनों का ए तक जाता है। तो पकड़ा करो, बस पकड़ने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? अब ध्यान से देखना इसमें। अब ये देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन है, मार के मत आ जाना। ये अब ये तो पढ़ के करना चाहिए, तो ऐसे बन जाएगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, रुपए की गिरावट हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या करेगी सरकार? तो समझ गए, जरूरी जरूरतों वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। एकदम सही बात है, क्योंकि आयात हो तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रुपये की वैल्यू खराब होगी। और याद रखना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, यही ऑप्शन उठा के यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने, तो इसीलिए तो मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। एकदम सही बात है। विदेशी वाणिज्य उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी सही बात है। एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, अरे क्या बात, इससे तो और ज़्यादा रुपये कमज़ोर हो जाएगा। यही तो है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है 2011-12 में, और यही सेम क्वेश्चन, एक लाइन भी चेंज नहीं होगी। ये 2021 में पूछा गया है, एक लाइन भी चेंज नहीं होगी। इस पेपर से 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे? यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। चलिए, प्रसरण का मतलब होता है मौद्रिक नीति में छूट देना, या फिर मौद्रिक कठोर। अरे नहीं, एक्सपेंसरी का मतलब होता है फैलाव वाली, मतलब और ज़्यादा पैसों को छाप छाप के बांटना। क्या अमित तुम भी, प्रसरणशील का मतलब होता है लोगों के हाथों में और ज़्यादा पैसा जा रहा है। प्रसारित मुद्रा है ये, ठीक है। एक संकुचित मुद्रा होता है, संकुचित मुद्रा में लोगों से पैसा छीना जाता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, देखो भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिकेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के समादेशित करता है। अब देखो रिकमेंडेशन देगा तो ये 27 एक ही आएगा इसमें आंसर। चलो ठीक है, यह वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए। एकदम सही बात है, ऐसे होना भी चाहिए। पेमेंट के डाटा है तो भारत में नहीं, तो इसका बहुत नेगेटिव यूज होने लग जाएगा, ये बात सही है। अब ध्यान देख रहे हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करे। ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, क्या बात है, प्राइवेट सेक्टर उल्टा इन सब चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर लगा है। गवर्नमेंट सेक्टर तो ऐसे ही इनएफिशिएंट होता है, गलत बात। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रण में महिला का परिसर समेकित प्रणाली का लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये गलत हो गया, टाइम बाउंड मैनर में बहुत गलत चीज़ हो गई। और दूसरी बात मुझे बताओ, केक को क्यों देंगे? जब आरबीआई बोल रहा तो मेरे को दो ना, और ये आरबीआई को दिया जाता है, गलत है। याद रखना एक स्टेटमेंट सही। अब इधर आओ, अब देखो मैंने बोला था यूरोपियन यूनियन, दूसरी बात देखो एक्स्ट्रा दिया भी है, दूसरी बात यूरोपियन यूनियन ही आंसर होगा, नया कोई कानून बना है। निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण नियम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून 2016 में अपनाया और 25 मई 2018 से क्रियान्वयन शुरू किया गया? यूरोपीय संघ, GDPR। इसी के तहत BN कृष्णा कमेटी बनी भारत में, और फिर एक लॉ भी पारित हुआ था, और उस पर मेंस में क्वेश्चन आया था, याद रखना ये चीज़। आप देखो ये चीज़, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया? याद रखना भारत को कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी नहीं देगा, और इसको लेकर तो बहुत बड़ा विवाद चला था। इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ओल्ड इज गोल्ड, रशिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2021 में आया, एक लाइन एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? जब लोगों की बैंकों में आदतें बढ़ेगी। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है, ध्यान समझना, जैसे मान लो जैसे आप बैंक में 100 रुपये जमा किए, तो बैंक क्या करते हैं, 100 रुपये का 10 टाइम मल्टीपल यूज करता है लोन बांटने में। तो स्वाभाविक सी बात है, 100 की जगह जितने पैसे बैंक में आते जाएंगे उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर बढ़ते जाएगा ना। तो बस कहाँ पे, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरा देखो, देश की जनसंख्या में वृद्धि से मुझे बताओ क्या मतलब होगा? ये तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। SLR अनुपात में देश संवेदी नगदी CRR है क्या,
नहीं SLR ही है। SLR होगा तो उल्टा बैंकों की तो है ना मनी मल्टीप्लायर क्षमता कम हो जाएगी, ये भी गलत है। RC देंगे तो कैसे, जो इसमें अगर CRR में वृद्धि कर दोगे तो उसका लोन बांटने की क्षमता कम हो जाएगी ना, गलत बी आंसर। और याद रखना बेसिक क्वेश्चन तो आएंगे, इकोनॉमी के 4 या 5 क्वेश्चन बेसिक आते हैं हमेशा। अब देखो इसमें मैंने बोला था ना, देखो 2 ऑप्शन है जिसमें एक दूसरे का वो प्रोबेबिलिटी रहती है और यही होता है। अब देखो ध्यान से देखना। अब दूसरी बात, दोनों में एक्सप्लेनेशन किया गया है तो दोनों सही होंगे। अब देखो AR जो है, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्तियों को संसार में विद्वान रहने देता है। रियलिटी बात कर रहा तो रियलिटी में रहेगा। और स्मार्टफोन या PC कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है, एकदम सही बात है। मैंने बोला दो एक्सप्लेनेशन कभी भी गलत नहीं होगा। VR संसार को पृथक कर देता है, हाँ। देखो वर्चुअल रियलिटी आभासी मतलब अलग वर्ल्ड में ले जाएगा और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमता का अनुभव प्रदान करता है, एकदम सही बात है। अब देखो ध्यान से समझ, अब यहाँ पे ये गलत दिया है, ये एक दूसरे का इंटरचेंज कर दिया है, यहाँ पे ये इंटरचेंज किया है, याद रखना ये चीज़। संवर्धित वास्तविकता, एक छद्म वातावरण सर्जित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। अब देखो अगर ये सही है तो फिर ये गलत होगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे VR होना चाहिए और यहाँ पे AR होना चाहिए, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। अब देखो कंप्यूटर द्वारा सज्जित प्रतिमा वास्तविक जीवन, अरे वास्तविक नहीं आभासी जीवन, तो आभासी ये तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गए, ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन गलत है। अरे दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, इसीलिए याद रखना कि ज़्यादा पढ़ने की चक्कर मत रहो, वहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में आप कैसे आप अपने दिमाग को एनालाइज करके, या देखो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ कहीं नहीं पढ़ोगे ना, आज तक मैंने कभी पढ़ा है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको UPSC क्यों दे रहा हो, 4-4 स्टेटमेंट आप देखो यहीं से पकड़ सकते हो, यही वर्ड है, यही पकड़ने के वर्ड है, यहीं से पकड़ के आप पता कर सकते हो 2 स्टेटमेंट सही है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो मैंने बोला था ये ट्रिक याद रखना, बहुत जगह लगती है, यही आंसर है इसका। डेनिस सोवन कभी कभी समाचार और माध्यम किसके संदर्भ में आता है। अब देखो समटाइम इन मीडिया में आ रहा था, ये तो डायनासोर का क्या काम, डायनासोर खत्म हो चुका, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए इसे ऑड इवन से तरीके से बहुत तरीके से पकड़ा जाएगा, इस आंसर को ध्यान से देखना। एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म एक आदि मानव जाति है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में गुफा का एक तंत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप इतिहास में भूवैज्ञानिक कल्प। अब देखो ये सब जियोग्राफिकल फिनोमिना है और ये एक अलग चीज़ है, ऑड इवन के तरीके से पकड़ सकते हो। दूसरा मैंने एक चीज़ बोला था ना, स्पेसिफिक देखो ये ऐसा एक्स्ट्रा लिखा रहता, तो मतलब ये चीज़ देखो मैंने बहुत जगह दिखाई है आपको, ऐसा नहीं बहुत जगह गलत भी होगा, परंतु मोस्टली ज़्यादा सही रहता है। अब इसमें आ जाओ, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। विज्ञान में हुए अभिनव के विकासों के संदर्भ निम्नलिखित संदर्भ कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब देखो मैंने बोला था, ठीक है, देखो बहुत जगह लगता है नहीं लगता, पर अब यही खेलना है भाई, ये गेम है, अभी गेम खेलना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा तो लगाओ, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है, पर पढ़ना चाहिए, मेरा मानना पढ़ने से भी आंसर निकल जाता है। पढ़ो, देखो इसको मतलब इन्हीं ऑप्शन में से पढ़ के आपको निकालेंगे। देखो प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रेमात्मक DNA के इससे रचे जा सकते हैं, अभी बोला आज नहीं तो कल रचे जा सकते हैं ना, एकदम सही है, तो इसको तो अपन किसी हालतों से गलत नहीं कर सकते। आगे पढ़ो। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, 100% कराया जा सकता है, ये चीज़ समझो। अब आगे देखो, पादपों जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, बहुत पढ़ा होगा बचपन से, NCERT में भी दिया है, कोशिका विभाजन हो सकता है आराम से। अब आ जाओ, अब देखो गलत पूछा, ये क्यों गलत होगा ध्यान से देखना। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते। अरे नहीं, ये तो फिर बहुत हाई लेवल पे साइंस चला जाएगा, ये गलत है, याद रखना है, ठीक है। अब पहली बात, इस लेवल पे साइंस नहीं पहुंचा, देखो यहाँ ये इंग्लिश में पढ़ो इसको। रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, ये अभी की बात कर रहा है, ये नहीं हुआ अभी तक, याद रखना चाहिए, आगे हो जाए ये अलग बात है। अब देखो सोचना नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, मैंने क्या बोला था, एक ही आंसर आएगा। अभी एक होगा वो एकदम उसको एक्सप्लेन करेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। डिजिटल सिग्नेचर अपनी बात है भाई, डिजिटल जो है वेरीफाई करने वाला, ऐसा सिग्नेचर की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। कहाँ पे सिग्नेचर की बात है, ये देखो, और कहीं पे भी सिग्नेचर की पहचान नहीं है, कहाँ लिखा है सिग्नेचर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इसे जारी करने वाला परमाणु अधिकारी पहचान करता है, क्या बात कर रहे हैं। इंटरनेट पर सूचना सर्वथा पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति पहचान की प्रणाली के रूप में प्रयुक्त करता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर, ये पकड़ो, ये वर्ड पकड़ो, करने की एक
इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित रहे। एकदम सही बात है, यही आंसर आएगा। मैं फिर बारह बताऊँ, ये पकड़ लो माइंड सेट। और मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम आप जितने भी दिन बचे इन पेपरों को बार बार पढ़ो, और मैंने जितनी ध्यान ट्रिक लगाई है उसको बार बार देखो। याद रखना, ये दोनों है ना डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ना कि डिजिटल सिग्नेचर की। अब आ जाओ, देखो टेक्नोलॉजी है, सोचना भी नहीं है। परिवर्ध्य प्रौद्योगिकी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिवर्ध्य उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य संपादित किए जा सकते हैं। तीनों जनरल स्टेटमेंट है, सोचना भी नहीं, तीनों सही है। सर्वर दोषित व्यक्ति की सहायता, किसी व्यक्ति की निंदा, मॉनिटरिंग, किसी व्यक्ति का स्थान लोकेशन निर्धारण करना, टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन पूछ रहा है, सकता है, क्वेश्चन की डिमांड वाइड है, तीनों जनरल स्टेटमेंट है, तीनों सही होंगे, सोचना भी नहीं है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे भी ऐसे सही हुआ था, मैं उस दौर में, ठीक है। अपने पास है ना, याद रखना, जितना नॉलेज है उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर उसमें अपना दिमाग मत लगाना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जो पढ़े हो उसमें लगा सकते हो आप अपना दिमाग, उसके बाहर मत लगाना। फिर जो ट्रिक सिखा रहा हूँ वहीं लगाओ, तभी पास होगे। आरएनए अंतरसेप प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। अब देखो, एप्लीकेशन नहीं पूछा तो चारों नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो गलती किया होगा इसमें। अब ध्यान से देखना है, यह जीन साइलेंसिक रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। जनरल सही बात है, पॉजिटिव है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने के प्रयुक्त किया जा सकता है। अब देखो, ये वर्ड याद रखना, हार्मोन प्रतिस्थापन, क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात होगी। रोगोपचार विकसित करने के लिए तो प्रयुक्त किया जा रहा है। हार्मोन प्रतिस्थापन कब से होने लग गया? नेगेटिव बात है, गलत है। इसे ऐसी फसल पादप उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए हाँ, एकदम सही बात है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात है ना, एक और मैं चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना, अपने को दिया नहीं है, यूपीएससी भी जानता है। ये यूपीएससी को पता है आज नहीं हो रहा, हो सकता कल हो जाए, तो ये चीज़ भी याद रखना फ्यूचरिस्टिक के लिए। तो अगर मान लो कि ध्यान समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने को ऐसा दिया है पैटर्न पे 4 मार्क के आना, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी दी है। कोई भी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन नहीं होती है। आज हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं पहुंची, कल पहुंच सकती है, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो याद रखना कि अगर वो आपको पूछ रहा है, ऐसे तो हो सकता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ देखो, ऑप्शन देखो यहाँ पे, यूपीएससी ने ऑप्शन ऐसे ही बना था, उसको फंसना नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल वेव। दूसरी बात, अभिज्ञान हुआ है, तो आंसर इन दोनों में से होगा, गलत, सोचना भी नहीं है, आंसर यही है। और याद करो, पहले भी मैंने बोला था एक क्वेश्चन जो सिंगुलरिटी वाला क्वेश्चन आया था, उसमें उसका आंसर भी यही था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पकड़ना होता है। अभिज्ञान हिग्स बोसॉन कणों का नहीं, गुरुत्वीय तरंग इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वैज्ञानिक पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल का ब्लैक होलों के विलय का प्रश्लेषण किया। यह ना 1 अप्रैल की घटना थी, और ये पेपर कब हुआ था? 2019 में 5 जून को ऐसे हुआ था, तो डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ ना, ऐसे भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ये है, ग्रेविटेशनल वेव, याद रखना ये चीज़। दूसरी बात, अभिज्ञान हुआ, इन दोनों में से आंसर आएगा, ये नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है यूपीएससी के लिए, क्योंकि अपन पहले भी देखेंगे यूपीएससी ने यही आंसर रहा था उसमें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण क्या है? अब जो कारण होगा तो सारे के सारे नहीं होंगे, इसमें रीजन पूछ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और यही क्वेश्चन है ना कि 2023 में आया था, मतलब इसी के कॉन्सेप्ट पे है कि भारत जो है हमेशा प्रिवेंटिव मेजर नहीं अपनाता, उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था 2023 में। कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रोडिजेशन का होना, अरे नहीं, ये अलग बात है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक की गलत खुराक लेना, हाँ ये बात सही है। गलत खुराक लेना बिना डॉक्टर से पूछे अपन ले लेते हैं मेडिकल में जाके, वो गलत है। और ये उसी लिए जो है ना, एंटीबायोटिक जो है, ये देखो इंग्लिश में पढ़ो, इस तभी समझ में आएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन्स इन इंडिया? तो ये रखना, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफ द क्योर डिजीज, ठीक है। ये नहीं, जेनेटिक वाला नहीं होगा। और मैं फिर बताऊँ, साइंस के, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना,
यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, एकदम सही बात है। मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल, अरे नहीं, सम पीपल ऐसे गलत हो जाए, ठीक है। एंटी, देखो यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है, प्रतिजैविक, तो सेम सेम पकड़ना है, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, 4 में से 2 सही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो 2 स्टेटमेंट सही होंगे। अब देखो, याद करो 2018 का क्वेश्चन मैंने बोला था, क्रिस्टर केस 9 का क्वेश्चन और 2018 के ऑप्शन में दिया था, और मैंने बोला था ये आणविक कैंची है, ठीक है। लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेट जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, अब देखो यही होता है फ़ायदा, और मैंने इसीलिए फिर तो इनके काम कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आणविक कैंची 2018 क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था, तो कहीं कहीं आपको उनका भी फ़ायदा उठाना है, तो ये चीज़ याद रखना। PYQ का फ़ायदा मैं फिर बताऊँ, कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट रिपीट होंगे। अब मैंने बोला था याद करो इंद्रधनुष प्लान, जिसका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देखो अभी भी रिपीटेड है, कौन सा एक सही नहीं है, अब ध्यान से देखना ये चीज़ है ना। यकृत बी विषाणु काफ़ी कुछ वर्ड HIV की तरह संचालित होता है, एकदम सही बात है, गलत, इसको ये गलत नहीं हो सकता। अब याद करो दिस एंड दिस नॉट वाली ट्रिक, यकृत C का टीका होता है जबकि यकृत B का कोई टीका नहीं होता, बस यही आंसर है। अरे भाई, कोई बीमारी का टाइप C है, टाइप B का, सो तो टाइप C का है, टाइप B का नहीं आया है, तो गलत बात हो गई, दिस एंड दिस नॉट वाली ट्रिक लगा दो, गलत। सार्वभौमिक रूप से यकृत B और C विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, सही बात है, दोनों है तो ये तो ज़्यादा होंगे इससे। यकृत B और C विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कुछ, एकदम 100% सही होंगे, और ये गलत है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 2011 से अपन 2019 तक कर लिए हैं क्वेश्चन, अब इनमें जो भी ट्रिक लग रही है एक बार जाके दोबारा फिर देखो, फिर लगाओ, 2020 का पेपर सोल्व करो, 21 का सोल्व करो, 22 का सोल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, 80+ क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। कोई नहीं 20 क्वेश्चन गलत भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 80+ क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो चीज़ों को। जैसे मैंने बोला था मिशन इंद्रधनुष, वहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक ग्रेविटेशनल वेव है, अब ये पकड़ना पड़ेगा आपको भाई। UPSC के इंपॉर्टेंट थीम क्या होती है ये चीज़ रखना। यहाँ पे देखो सेम सेम पकड़ो, ओड इवन वाला, एंटीबायोटिक। अभी ट्रिक है, बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये तभी सीखोगे आप, देखो वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप पेपर खुद से लेके नहीं बैठोगे, खुद अप्लाई नहीं करोगे, नहीं होगा, और फिर एग्ज़ाम में भी यही दिक्कत होती है। चलो ठीक है, बाय बाय।